A very good morning to all of you. कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोगों ने मोशन चैप्टर की रिवीजन कर ली होगी। जो जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे वो आपने किए होंगे, उसके एमसीक्यूज ट्राई करे होंगे, उसको स्टडी किया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है बेटा तो यू कैन राइट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। जस्ट वेट फॉर 2 minutes. चलो जी, लेट्स स्टार्ट। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा जो हमने स्पीड और वेलोसिटी में किया था उसका एक छोटा सा एक कंसेप्ट है वो आपको मैं बताने जा रही हूँ। जस्ट कीप इन माइंड। देखो बेटा, जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो आपको ना सीधा सीधा न्यूमेरिकल तो कभी भी नहीं आएगा। तो न्यूमेरिकल के अंदर ना आपको यूनिट्स मतलब मिसमैच करके दिए होंगे। अगर आपको जो यूनिट्स हैं वो अगर मिसमैच करके दिए होंगे तो अगर आपने उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा कि आप लोगों ने जो उसके यूनिट्स हैं उसको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है। अगर आपको किलोमीटर में दिया हुआ है डिस्टेंस तो आप उसको टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करोगे। अगर आप लोगों को डिस्टेंस मीटर में दे रखा है तो आप उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे। जस्ट कीप इन माइंड कि आप लोग यूनिट्स को एक जैसा करोगे। ये नहीं होना चाहिए कि टाइम सेकंड्स में चल रहा है और जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में चल रहा है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले उनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो देखो, अगर मेरे को कोई चीज किलोमीटर्स जस्ट वेट अगर मेरे को कोई चीज उन्होंने दे दी किलोमीटर्स में तो मेरा टाइम हमेशा किस में होना चाहिए बेटा? आवर्स में। अगर मेरे को मीटर में दी हुई है तो मेरे टाइमिंग विल बी इन सेकेंड। याद रखना इस चीज को। तो अगर हमारे पास एक ट्रिक है, जैसे मेरे को अगर कुछ दिया हुआ है सिंपल किलोमीटर पर आवर, अगर मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ? किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करूँ, फिर आवर्स को मिनट में, मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करूँ, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगी कि मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँ, आवर्स को मिनट्स में, मिनट्स को सेकंड में। इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जाना है, कन्वर्ट करना है, तो आप इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में। कीप इन माइंड, जब भी आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसको 5/18 के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, सो दैट कि आपका जो न्यूमेरिकल है वो क्या करना हो? इजी हो जाए। देखो, हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। आपको दिया हुआ है कन्वर्ट कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड।
72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, ये हमारे को न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो उसमें ऑप्शंस दी होंगी, कुछ भी ऑप्शंस दिए हों तो आपने क्या करना है 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर होगा 20 मीटर पर सेकेंड। रादर देन कि आप पहले इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, फिर क्या करोगे 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, फिर 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स होते हैं। इतना ताम झाम करने की बजाय यू जस्ट मल्टीप्लाई इट विद बाय 5/18, यू विल गेट योर आंसर। अगर आप उसको 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, और ये आपका टाइम भी बहुत बचाएगा। कीप इन माइंड, अगर आप लोगों ने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और वाइसा वर्सा अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में जाना है, अगर आपको मीटर पर सेकंड दिया और आपने इसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है, तो आपने क्या करना है 18/5 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। इनको रेसिप्रोकेट कर दो, बेसिकली क्या करना है आपने इनको रेसिप्रोकेट करना है। कीप इन माइंड दिस थिंग बेटा, इट्स वेरी इजी। इसी के साथ हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। क्या करते हैं स्टार्ट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, देखो बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट की जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेलरेशन। जस्ट वेट, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आता है तो देन इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसको, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन। एक चीज यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखोगे, जब भी आपको रेट की बात की हो साइंस में, जब भी आपको रेट की बात की हो तो हमेशा उसको टाइम के साथ डिवाइड करना है। कीप इन माइंड, जब भी आपको रेट की बात करी जाए आपने उसको हमेशा टाइम के साथ डिवाइड करना है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, किसकी बात कर रहे हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है मतलब डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। किसी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, साथ में उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप इसको एक्सेलरेशन को लिखते कैसे हैं, स्मॉल ए के साथ। किसके साथ रिप्रेजेंट करा जाता है, ए के साथ। चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होना, वी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट की बात करें तो हमेशा टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो जो वेलोसिटी थी वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली जो एक्सेलरेशन है वो भी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो उन्होंने यहाँ पे बात की है चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज के लिए हम क्या करेंगे बेटा, वेलोसिटी चेंज हो रही है। हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था कि जब भी एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो जो उसका फर्स्ट पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड इट्स इनिशियल पॉइंट, जहां से वो शुरू करता है, और जहां पे वो पहुंचता है दैट इज कॉल्ड इट्स फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट को रिप्रेजेंट करा जाता है u के साथ और फाइनल को करा जाता है v। तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, उन्होंने बोला चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो आप लिख दो v माइनस यू ओवर टी। जब भी आपने किसी चीज में चेंज चेक करना है बेटा, जब भी आपने किसी भी चीज में चेंज चेक करते हो तो आप क्या करते हो, माइनस। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप लोगों ने एक स्कूल में टेस्ट दिया, क्लास में एक टेस्ट दिया, वो टेस्ट था 10 मार्क्स का। फर्स्ट टाइम बेटा आपने उसमें स्कोर किए 7 मार्क्स, फर्स्ट टाइम आपने उसमें स्कोर किए 7 मार्क्स। नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने उसमें स्कोर किए 9 मार्क्स। पहले में आपने 7 स्कोर किए, नेक्स्ट में आपने 9 मार्क्स को स्कोर किया। तो आपका डिफरेंस क्या हुआ, चेंज क्या हुआ बेटा, कितने मार्क्स का डिफरेंस आया, चेंज कितने मार्क्स का आया। 9 में से आपने क्या करना है, 7 को माइनस कर देना है, तो 2 मार्क्स का डिफरेंस आया। सिमिलरली उन्होंने यहाँ पे बात की है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होना। वेलोसिटी कब चेंज होगी, जहां पे वो फाइनल पॉइंट पे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर रेट की बात करें तो उसको टाइम के साथ डिवाइड कर दो,
दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। अगर ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है बेटा, ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो वेलोसिटी हमने पढ़ा था कौन सी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब इसके हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं एक्सेलरेशन के। सबसे पहले ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल ए विद एरो, एरो मतलब डायरेक्शन को दिखाती है। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी, वेलोसिटी हमने रीड किया था कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है, सिमिलरली एक्सेलरेशन भी तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होगी, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब यहाँ पे आपने एक चीज को माइंड में रखना है, जब भी आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी, जब भी आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी, तो उसको हम एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है बेटा, रिटार्डेशन। अगर मैं इसके एसआई यूनिट्स की बात करूं, अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूं, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक इसके बराबर था बेटा v/t, ऐसे था। हमने एक्सेलरेशन के कैलकुलेट करने हैं, तो वेलोसिटी के बेटा हमने किए थे मीटर पर सेकेंड, क्या किए थे, मीटर पर सेकेंड। और नीचे टाइम भी तो एक बार और आ रहा है, तो नीचे अपॉन सेकेंड कर दो, तो क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको लिखने का बेटा तरीका है बस, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -2 हो रहा है या अपॉन में 2 आ रहा है, तो पर स्क्वायर बेटा इसको कैसे बोलोगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कीप इन माइंड कि जो एक्सेलरेशन है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। उसको रिप्रेजेंट स्मॉल ए के साथ करा जाता है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। अगर मेरी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मैंने एक एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व किया और मेरी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो मैं उसको एक्सेलरेशन ना बोल के मैं उसको किस टर्म में डिफाइन करूंगी बेटा, रिटार्डेशन की टर्म में। और अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूं, तो एसआई यूनिट में इसके एसआई यूनिट क्या कैलकुलेट कर, हमने अभी जैसे कैलकुलेट किए, तो कितना आंसर आया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कीप इन माइंड इसके जो एसआई यूनिट है वो कितने होते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार ध्यान से एक चीज देख लो, मैं यहाँ पे एक टेबल बनाती हूँ, आपको इजी हो जाएगा, दैट विल बी वेरी इजी। देखो, अगर मेरे पास सबसे पहले टर्म थी डिस्टेंस, मेरे पास टर्म थी डिस्टेंस, डिस्टेंस से मैंने बेटा क्या कैलकुलेट किया था, स्पीड। डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट करती थी एस के साथ, स्पीड को मैं रिप्रेजेंट करती थी वेलोसिटी। अगर मैं डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रही हूँ, तो डिस्टेंस से मैं वेलोसिटी को कैलकुलेट करती थी। डिस्टेंस आता था तो स्पीड भी कैलकुलेट हो जाती थी। डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ एस के साथ, स्पीड को मैं करती हूँ वी के साथ, ठीक। अगर मैं दूसरी साइड बात करूं, तो डिस्टेंस के साथ मैंने एक टर्म पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट। कौन सी टर्म थी बेटा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से मैंने क्या कैलकुलेट करा था, वेलोसिटी। वेलोसिटी से मैंने क्या कैलकुलेट करा, एक्सेलरेशन। देखो, डिस्प्लेसमेंट एस, वेलोसिटी v विद एरो, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये तीनों की तीनों कौन सी क्वांटिटी में आ जाती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी में। ये दोनों की दोनों विदाउट एरो है, तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी बेटा, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस को मीटर में कैलकुलेट करा जाता है, इसको मीटर पर सेकंड में। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो मीटर में, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एम आई क्लियर? ये आप लोगों के लिए इतना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सही रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट से मैंने स्पीड कैलकुलेट की, स्पीड
और डिस्टेंस दोनों कौन सी क्वांटिटी होगी बेटा, स्केलर क्वांटिटी हो गई। ये मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर मैं इसी के साइड में डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रही हूँ तो वो वेलोसिटी के ऊपर मतलब कैलकुलेट करता है, और वेलोसिटी से मैं एक्सेलरेशन निकालती हूँ। एज वी हैड रेड और स्टडीड की जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसके जो ऐसे यूनिट होते हैं वो मीटर होते हैं। जैसे वो वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है तो इसके मीटर पर सेकंड हो गए। और जो अभी हमने एक्सेलरेशन के बारे में रीड किया कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ मेजर की जाती है। अब अभी हमने जैसे बात की कि जो रिटार्डेशन होती है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है। रिटार्डेशन किसको बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, ऑब्जेक्ट, अ बॉल मूविंग up an inclined plane। देखो ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन हो गया, मैं एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था या एक बॉल थी, मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ। अब बेटा मैं यहाँ पे अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रही हूँ। मैं यहाँ पे किसके बात कर रही हूँ, अगेंस्ट ग्रेविटी की बात कर रही हूँ। अगर अगेंस्ट ग्रेविटी की बात कर रही हूँ तो बेटा ये मतलब कौन सी हो गई, नेगेटिव। अगेंस्ट काम हो रहा है ना किसी चीज के अगेंस्ट। अर्थ नीचे की तरफ हमेशा ऐसे नीचे, मैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही हूँ। तो मैं एक बॉल है वो अप मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, इंक्लाइन प्लेन मतलब किसी एंगल पे ये इसका एंगल बना हुआ है, इसके अपवर्ड जा रही है। तो ये कौन सी होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। क्या आप लोगों को इतना समझ आया? आप इसको नोट कर सकते हो इफ यू वांट। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ मोशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो बेटा अभी हमने ना जैसे इतनी सारी टर्म्स रीड की, मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन करी। अब उनके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे। उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कुछ मैथमेटिक्स टर्म होती हैं, कुछ इक्वेशंस होती हैं जो मोशन को डिस्क्राइब करती हैं। तो उनके लिए हमारे पास 3 इक्वेशन है। ध्यान से माइंड में रखना कौन कौन सी इक्वेशन है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड वी हैव s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड हमारे पास है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड हमारे पास है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखो इनमें हमारे पास नई नई टर्म्स हैं, नई मतलब इसको हमने बेटा ध्यान रखना जब भी इक्वेशंस की बात करोगे ना तो एरोज मत लगाना, कंफ्यूज हो जाओगे। एरोज लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को इतना पता होना चाहिए वो मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया होगा, न्यूमेरिकल दिया होगा, वहीं से पता चल जाएगा कि वो स्केलर या वेक्टर या किसी डायरेक्शन की बात कर रहा है या नहीं कर रहा। स्पीड निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप लोग बस माइंड में रखना, याद रखना कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं यहाँ पे इनके यूजुअल मीनिंग लिख देती हूँ, कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले मैं यू की बात करूं, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब होता है बेटा स्टार्टिंग, इनिशियल वेलोसिटी। वी हमारे को रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी।
इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, s किसको, डिस्टेंस। अब आप लोगों ने देखना है कि कौन सी इक्वेशन कहां पे यूज कर रहे हैं। अगर हमको डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहे हैं, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस, तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। देन हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। अगर हमको टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट और सेकंड का यूज कर सकते हैं। अगर वो हमको v निकालने की बात कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट और थर्ड का यूज कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो हमसे पूछ क्या रहे हैं, वो हमको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, उसके बेसिस पे हम बेटा इसकी इक्वेशंस का यूज करेंगे। हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर हम इसके ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। आप इसको नोट कर लो इफ यू वांट, और स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हम इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। अ ट्रेन एक्सेलरेट, a train accelerate from 36 किलोमीटर पर आवर 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर in 10 seconds, in 10 सेकेंड। कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है बेटा, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, बी पॉइंट इसमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, ट्रेन नॉट कार, सॉरी ट्रेन। चलो आप लोग सॉल्व करो, आप लोगों के पास 1 मिनट है इसको सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करो। आपने यहाँ पे न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है बस ये ध्यान रखना। देखो बेटा उन्होंने बोला है कि ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर। देखो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 36 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर किसकी यूनिट है, एक्सेलरेट है, तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ये वेलोसिटी है। 54 किलोमीटर पर आवर ये भी वेलोसिटी है, v1 v2, या p1 v2 लिखने की बजाय इसको लिखो u v, क्योंकि हमने यहाँ पे u और v की बात की है। इन 10 सेकेंड, टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड। अब मेरे को ये बताओ कि क्या मेरे को इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है, क्या मेरे को इसको कन्वर्ट, u मेरे को दे दिया बेटा 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, उन्होंने कहा कि ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रुक जाती है 10 सेकेंड में। तो v मेरे को दे दिया 54 किलोमीटर पर आवर और टाइम मेरे को दे दिया 10 सेकेंड। मैंने a निकालना है सबसे पहले और s निकालना है, डिस्टेंस को s से। ये दो चीजें मुझे कैलकुलेट करनी है। ये मेरे को न्यूमेरिकल में सारा कुछ गिवन, जो जो गिवन है वो मैंने लिख लिया। चलो देखो बेटा, सबसे पहले टाइम सेकंड्स में है, टाइम सेकंड्स में है, टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है। जब टाइम सेकंड में हमको दिया है तो हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है। u हमको किलोमीटर पर आवर में दिया है, v हमको किलोमीटर
अभी हमने फर्स्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से किया था, देखो किलोमीटर पर आवर में अगर हमने किसी चीज को कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दे, 5/18 के साथ सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दे, हम इसको सोल्व ऐसे नहीं करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देखो u कितना आएगा बेटा, 36 मल्टीप्लाई 5/18, u कितना आ गया बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स को कन्वर्ट करना इज कंपलसरी, इन्होंने दिया नहीं था, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर लिया हमने कन्वर्ट। फिर v की बात करें, 54 मल्टीप्लाई 5/18, कितना आएगा बेटा, 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखो हमारे पास u भी मीटर पर सेकंड में आ गया, v भी मीटर पर सेकंड में आ गया, t हमको दिया हुआ था। अब देखो पिछली स्लाइड में हम इनमें से कौन सी इक्वेशंस का यूज करें। सबसे पहले हमें उन्होंने बोला a निकालने के लिए, तो हमारे पास 2 मेथड्स हैं, हम थर्ड इक्वेशन का भी यूज कर सकते थे बेटा यहाँ पे, लेकिन s निकालना पड़ेगा, और s निकालने के लिए हमें a निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले कौन सी इक्वेशन का यूज करें, फर्स्ट इक्वेशन से a निकालते हैं, फिर दोनों में से किसी में पुट कर देते हैं, लाइक हम इसमें t में पुट करेंगे क्योंकि हमें t गिवन है ना, तो हम सेकंड इक्वेशन का यूज करके उसमें पुट करते हैं। सो सी फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस 80। v की वैल्यू बेटा कितनी है 15, u की वैल्यू कितनी है 10, a तो हमने निकालना था, टाइम 10 सेकेंड्स दिया हुआ है, 15 minus 10 is equal to 10a, 5/10 is equals to a, 1/2, which is a कितना आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया बेटा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। चलो भाई डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस के लिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके s तो हमने निकालना है, s का s, u कितना था बेटा पिछली स्लाइड में, u कितना गिवन है 10। ओके 10 इंटू 10 1/2, a तो a कितना निकाला था 0.5, t 10 मल्टीप्लाई 10, 100 प्लस 25। तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटा 125 मीटर, नॉट किलोमीटर, क्योंकि हमने इनको सबको किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। देखो एक ट्रेन थी, एक्सेलरेट कर रही थी 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। उन्होंने बोला था एक्सेलरेशन भी निकालो, डिस्टेंस भी निकालो। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इनके यूनिट सेम है, नहीं यूनिट सेम नहीं है, तो हम इसके यूनिट्स को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हमने पीछे फर्स्ट मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, तो 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करके हमने इन दोनों को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। टाइम हमको दिया हुआ था, एक्सेलरेशन हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके कैलकुलेट कर ली। जब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई, हमने डिस्टेंस निकालना था, तो डिस्टेंस के लिए क्या कर लिया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला फॉर्मूला पुट की, मतलब लिया, उसमें वैल्यूज पुट की, और डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया बेटा 125 मीटर्स आ गया, क्योंकि सबको हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया था, मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया था। अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, a train starts from rest and accelerate uniformly at the rate, कितने रेट पे, रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर for 5 seconds. For 5, calculate
क्या कैलकुलेट करना है बेटा? कैलकुलेट द वेलोसिटी, कैलकुलेट द वेलोसिटी। ओके, अब देखो ये क्या दिया हुआ है बेटा, वो कहते हैं कि एक ट्रेन है, रेस्ट से चलती है और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेट करती है 5 सेकंड के लिए। तो आप लोगों ने इसकी वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि क्यों फाइनल वेलोसिटी बेटा, क्यों फाइनल ही क्यों बात कर रहे हैं? अब देखो उन्होंने बोले ट्रेन स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, फ्रॉम रेस्ट, बेटा रेस्ट से शुरू कर रही है। जो चीज है ही रेस्ट पे, तो यू कितना दिया हुआ बेटा? 0 हो गया। यू कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि वो रेस्ट से शुरू कर रही है। एक्सेलरेट, अब देखो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट से आप कैलकुलेट करोगे। एक्सेलरेशन कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड। टाइम भी दिया हुआ है 5 सेकंड्स। ओके, यूनिट्स तो सेम है, सेकंड सेकंड मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। उन्होंने बोला वेलोसिटी v निकालना है, निकाल देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at। v तो हमने निकालना है, u कितना है 0, a कितना था 5 into 5, v will be 0 plus 25 will be 25 meter per second. It's very easy, it's quite easy। एक ट्रेन थी, बस आप लोगों ने बेटा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर वो बोलेंगे फ्रॉम रेस्ट तो यू दिया होगा, और रीचेज एट रेस्ट, रुक गई, जाके रुक गई, जब रुक की गई चीज तो फाइनल आपकी 0 होगी। ध्यान रखना, u 0 पुट करना है या v 0 पुट करना है। u तब 0 पुट होगा जब वो ट्रेन स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, और अगर वो चलते चलते इतनी की स्पीड से चल रही थी, जाके इतने पे रुक गई, मतलब वो रेस्ट पे आ गई, अब वो रुक चुकी है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो तब उस केस में आप v कितना लोगे? 0 कंसीडर करोगे। क्या आप लोगों को ये चीज समझ लगी? क्या आप लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल समझ आया? एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, लेट्स डिस्कस अदर न्यूमेरिकल। A ball is thrown upward, ball is thrown upward, okay, and it goes up to height of 100 meter and comes down calculate distance, b point is displacement। okay, देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, कहते कि एक बॉल है, उसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका और वो 100 मीटर तक पहुंच के नीचे आ जाती है। ऑब्वियसली जो चीज ऊपर जाएगी वो नीचे तो आएगी, ग्रेविटी की वजह से वो ऊपर गई, ऊपर चली गई और नीचे आ गई, कम्स डाउनवर्ड। हमने इसका डिस्टेंस निकाला और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब देखो ये बॉल ग्राउंड है, यहां से मैंने बॉल को थ्रो किया 100 मीटर पे जाके, इट विल कम बैक, कम डाउन, नीचे की तरफ आ गई है। तो वो कहते हैं डिस्टेंस भी बता दो और डिस्प्लेसमेंट भी बता दो। अब हमने डिस्टेंस पढ़ा था टोटल पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। देखो ये ऊपर 100 गई, 100 नीचे भी तो आई, तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 100 प्लस 100 विच इज 200 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया? 200 मीटर आ गया। बट देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जहां से शुरू किया वहीं पे आ गई, जहां से शुरू किया वहीं पे आ गई। फाइनल भी 100 था, इनिशियल भी 100 था, 100 में से 100 को माइनस किया तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। बेटा ये क्वेश्चन ना पेपर में, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको करना। एक ऑब्जेक्ट था, एक बॉल थी, उसको ऊपर भेजा और उसने हाइट कवर की। हाइट मतलब बेटा ऊपर गई है तो डिस्टेंस की ही बात करें, ऊपर की तरफ हो गया ना, अपवर्ड हो गया, 100 मीटर पे पहुंची और नीचे की तरफ आ गई। वो कहते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट करके दिखाओ। डिस्टेंस हमने पढ़ा था कि टोटल पाथ
जितना भी उसका पाथ होता है वो पहले 100 मीटर ऊपर गई, 100 मीटर ही नीचे आई, तो टोटल कितना हो गया, 100 प्लस 100 200 मीटर्स हो गया। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट जितना भी कम पाथ होता है। अब देखो शॉर्टेस्ट पाथ में हमने सेकंड डेफिनेशन में ये किया था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल भी 100 थी, इनिशियल भी 100 थी, तो 100 में से अगर मैंने 100 को ही माइनस कर दिया तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कितना कैलकुलेट करके आया, 0। कितना आंसर आया, 0। अब देखो बेटा हमने इतनी सारी टर्म्स की हैं, तो जिसमें से हमको ज्यादा से ज्यादा पेपर आएगा, मतलब लाइक पेपर जिसमें से पूछा जाएगा, वो हम अभी टॉपिक डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल्स तो आपको पूछे ही जाते हैं, उसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अभी हम डिस्कस करते हैं। सो हम करेंगे बेटा ग्राफ्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मार्क कर लो इसको, इसमें से पेपर आएगा ही आएगा, ग्राफ तो पक्का ही पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करोगे, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये इसका पॉइंट ओरिजिन हो गया। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और कांस्टेंट है, तो उसमें जो ग्राफ आएगा, बेटा वो स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसे। आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे, आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे कि कैसा ग्राफ, मतलब ये ऐसे बनेगा, नो। आप लोगों को पूछेगा कि ये जो ग्राफ है ये कैसा आया है, तो आपका आंसर क्या होएगा। अब आप क्वेश्चन देखो, आंसर आपका क्या बनेगा बेटा, इसका आंसर बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किसके पैरेलल आ रहा है, ऑब्वियसली बात है एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। जब एक व्हीकल है, पार्क किया हुआ है, यहीं पे खड़ा है कॉन्टिन्यूसली, उसकी वेलोसिटी में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा ना, वो जहां पे है वहीं पे है, ऐसा सा ग्राफ बन गया। तो स्टेशनरी और कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कीप इन माइंड कैसा ग्राफ बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे टाइम हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है। नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास जो बनेगा दैट इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। हमने वैसे कल भी डिस्कस किया था यूनिफॉर्म के लिए, टाइम, डिस्टेंस। अगर वो यूनिफॉर्म है एक्स, मतलब बेटा अब देखो यूनिफॉर्म में भी दो आएंगे, एक होता है यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, एक होता है यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग है तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। अब मैं दूसरे कलर के साथ ही दिखाऊंगी आप लोगों को। ये है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग के लिए। अगर अब यही ग्राफ यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग के लिए आएगा तो कुछ इस तरह का बन जाएगा। यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग। अब यहां पे देखो बेटा, ये यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग के लिए ग्राफ है ना, ये यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग के लिए। तो अब यहाँ पे देखना, ये नीचे वाला क्या चीज रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं ये सामने वाली लाइन, इसके सामने एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये कौन सी शेप आएगी, ट्राइंगल आ गई। तो ट्राइंगल किस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एरिया ही दिखा रही है ना, शेडेड पोर्शन। तो ये डिस्टेंस और टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर ग्राफ। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, एरिया अंडर ग्राफ। कीप इन माइंड किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर ग्राफ।
अब अगर मेरे पास ये डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्टेंस और टाइम की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस और टाइम से क्या कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस से क्या करा जाता है, स्पीड। तो ये ग्राफ हमको किसके बारे में नॉलेज देता है, किसके बारे में अवेयर करता है, स्पीड के बारे में। किसके बारे में बात करता है, स्पीड के बारे में डिस्कस करता है। बेटा ये किसके बारे में डिस्कस करता है, स्पीड के बारे में। चलो एक चीज आपको एक और मतलब ग्राफ बना के दिखाते हैं और आप इसका आंसर मेरे को बताना। एक्स एक्सिस नीचे टाइम है, ऊपर डिस्टेंस है। 1 2 3 A B एंड C। आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को पेपर में इस तरह की डायग्राम आएगी और क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लोगों ने पहले तो ये क्वेश्चन में पूछेंगे क्या, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स A B एंड C। आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स A B एंड C आप बताओ कि इन तीनों में से which object has highest speed, which object has highest speed and which object has lowest speed। आपको क्वेश्चन कैसा पूछेगा, which object has highest speed, सेकेंड है lowest speed। अब आप लोगों ने इस ग्राफ से सीखना है। देखो बेटा ग्राफ से कैसे इसको सॉल्व करोगे, हमने उस दिन किया था कि स्लोप्स आती हैं, उस दिन पढ़ा था ना कि स्लोप बताते हैं ग्राफ में। तो जिसकी स्लोप बड़ी, जिस ऑब्जेक्ट की स्लोप बड़ी उसकी स्पीड हाईएस्ट होगी, जिसकी स्लोप बड़ी उसकी स्पीड क्या होगी, हाईएस्ट होगी। तो ए बी और सी में से आप देख सकते हो एक ही पॉइंट पे सबसे ज्यादा स्लोप किसकी आएगी, मोर स्लोप, स्टीपर द स्लोप। स्टीपर का मतलब होता है जितनी शार्प स्लोप होगी, जितनी ज्यादा स्लोप होगी उतनी ही स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसकी स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड भी ज्यादा। तो जिसकी स्लोप ज्यादा है आउट ऑफ ए बी एंड सी आप देख रहे हो कि किसकी स्पीड, किसकी स्लोप ज्यादा है। तो ए ऑब्जेक्ट हैज हाईएस्ट स्पीड और बी वाला तो मीडियोकर ही हो गया। अगर मैं सी की बात करूं तो वो लोएस्ट स्पीड, क्योंकि उसकी स्लोप क्या है, कम। जिसकी स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड क्या होती है बेटा, ज्यादा। जिसकी स्लोप कम उसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा। ऐसे तरह के क्वेश्चन ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन आप लोगों को पीटेट में पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान रखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे, इसको सॉल्व करना है। जिसकी स्लोप, आप लोगों ने बस माइंड में क्या रखना है बेटा, जिसकी स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। इसको याद कर लेना अच्छे से, हर बार इसको लिख के देख लो या माइंड में रख लो, जिसकी स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। तो ए ऑब्जेक्ट हैज हाईएस्ट स्पीड, सी ऑब्जेक्ट हैज लोएस्ट स्पीड। अगर मीडियोकर की बात करेंगे तो बी वाले की बात आप डिस्कस कर सकते हो। क्या आप लोगों को ये चीज समझ लगी, क्या आप लोगों को ये चीज समझ लगी। नेक्स्ट ग्राफ करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ, ये बेटा ग्राफ था टाइम और डिस्टेंस। ये कौन सा ग्राफ हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म जिसने अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में कैलकुलेट किया, या फिर वाइसा वर्सा, टाइम सेम हो गया डिस्टेंस अनइक्वल हो गया, डिस्टेंस सेम हो गया टाइम अनइक्वल हो गया। तो इस टाइप का जो ग्राफ आता है वो नॉन यूनिफॉर्म के लिए होता है।
अब देखो, अगर आप लोगों को माइंड में क्या रखना है, अगर आप लोगों को डिस्टेंस, ग्राफ बेटा सबके सेम बनेंगे, अगर आपको डिस्टेंस और टाइम दिया है, वेलोसिटी टाइम दिया है, तो ये किसको दिखाते हैं? तीन तरह के ग्राफ्स आपको पेपर में आते होते हैं। अगर तो आपको डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ के बारे में डिस्कस किया हुआ है तो वो बताएंगे स्पीड को। किसके बारे में बताएंगे? स्पीड के बारे में। अगर आपको वेलोसिटी और टाइम का दिया है तो वो आपको किसके बारे में बताएंगे? डिस्प्लेसमेंट। किसके बारे में बताएंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दिया तो वो किसके बारे में बताएंगे बेटा? वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ग्राफ सबके सेम बनेंगे, यूनिफॉर्म के लिए, स्टेशनरी के लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए, ग्राफ सबके लिए सेम, बस एक्सिस पे आप चेंज कर देना। अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पूछ रहे हैं तो वो स्पीड के बारे में बताता है, अगर आपको वेलोसिटी टाइम के बारे में पूछ रहे हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट के बारे में रिप्रेजेंट करता है, अगर आपको एक्सेलरेशन और टाइम के बारे में बता रहे हैं तो वो वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो वो किसके बारे में डिस्कस कर रहा है बेटा? वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर रहा है। क्या आप लोगों को ग्राफ्स के बारे में समझ लगा? क्या आप लोगों को ग्राफ के बारे में समझ लगा? आई होप आप लोगों को जितना भी काम आज करवाया है वो सब समझ लगा होगा, जितने भी ग्राफ्स करवाए हैं वो समझ लगे होंगे। मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इनके जो एमसीक्यूज है वो आज ट्राई करोगे। हमारा जस्ट 1 या 2 टॉपिक्स पेंडिंग है इस चैप्टर के, वो हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपके डाउट क्लास भी एक दिन, मतलब जितने भी आपके डाउट्स हुए तो वो भी एक दिन आपके सॉल्व करवा दिए जाएंगे। आप न्यूमेरिकल्स ट्राई करो, न्यूमेरिकल्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है आप डिस्कस कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।